हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय जो हमारा 5 है, कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का भारत अर्थात इंडिया, इस अध्याय पे हम लोग 10 जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्न से आपका यह जो अध्याय है इसका कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, सप्त सैंधव का क्या अर्थ है? देखो, सप्त जो सैंधव है ये शब्द ऋग्वेद में आया हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में सप्त सैंधव शब्द भारत के लिए उपयोग किया गया है। तो इसका क्या तात्पर्य है? आपके पास 4 यहाँ पे ऑप्शन है। आप बताइए सप्त सैंधव का क्या अर्थ है। देखो, सप्त सैंधव का अर्थ है 7 नदियों की भूमि। जो हमारा सिंधु जो नदी है ना, आज पाकिस्तान में जो फ्लो होता है, तो सिंधु नदी के जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंक्लूडिंग सरस्वती नदी, वो हमारा 7 नदियों की भूमि को सप्त सैंधव बोला जाता था ऋग्वेद में भारत के लिए। ठीक है, तो सप्त सैंधव का अर्थ है 7 नदियों की भूमि। पहला का हमारा उत्तर हो जाएगा ग। पहला का ग उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जम्बू द्वीप शब्द का क्या अर्थ है? जम्बू द्वीप भी हमारा भारत वर्ष के लिए, भारत उपमहाद्वीप के लिए ये वर्ड यूज होता था, जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जामुन की वृक्षों से युक्त द्वीप। ऐसे द्वीप जहाँ पे जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं उसे जम्बू द्वीप बोला जाता है। ठीक है, तो 2 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। और जम्बूद्वीप जो शब्द है वो हमारा अशोक के जो शिलालेख है, कौन से शिलालेख? जो सासाराम में लघु शिलालेख है वहाँ पे जम्बूद्वीप शब्द मेंशन किया गया है। तो 2 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। 2 का ग उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष नाम का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए हुआ था? भारतवर्ष का नाम का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए हुआ था? 4 यहाँ पे ऑप्शन है, बताइए किसके लिए सबसे पहले प्रयोग हुआ था? तो भारतवर्ष एक भरत हमारा जो राजा थे, वैदिक समाज में भरत एक जन समूह था। ठीक है, राजा थे और उनके प्रजागणों के लिए भारतवर्ष उपयोग किया गया था। तो एक जन समूह के लिए उपयोग किया गया था। ठीक है, ये ऋग्वेद में मेंशन है भारतवर्ष। तो 3 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। भारतवर्ष वैदिक जो जन समूह था उसके लिए उपयोग किया गया था। तो 3 का ग उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जम्बूद्वीप शब्द हमें कहाँ मिलता है? जम्बूद्वीप शब्द हमें कहाँ मिलता है? देखो, जम्बूद्वीप समय जो शब्द है वो अशोक के शिलालेख में, अशोक का शिलालेख कब बनाया गया था? 450 ईसा पूर्व, यानी आज से 3000 साल पहले अप्रॉक्स। 3000 नहीं, 2025 चल रहा है ना, 2025 और यहाँ पे 250 आप जोड़ोगे तो 2274 साल पहले हमारा अशोक का शिलालेख बनाया गया था। वहाँ पे जम्बूद्वीप शब्द वर्णन किया गया है। अशोक के किस शिलालेख में? सासाराम के जो लघु शिलालेख है उसमें वर्णन किया गया है। 4 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा। 4 का ख। पांचवा प्रश्न है, विष्णु पुराण में भारत को किस प्रकार परिभाषित किया गया था? भारत का जो क्षेत्रफल है या क्षेत्र है विष्णु पुराण के हिसाब से क्या है? 4 यहाँ पे ऑप्शन है, बताइए चारों में से क्या विष्णु पुराण में भारत के लिए परिभाषित किया गया है? विष्णु पुराण में बोला गया है कि समुद्र के उत्तर की भूमि और हिमालय की दक्षिण की जो भूमि है वो हमारा भारत है। तो 5 का ख उत्तर हो जाएगा। 5 का ख उत्तर हो जाएगा। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण की भूमि को भारत बोला गया है विष्णु पुराण के हिसाब से। छठा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है? भारत में महाभारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है?
देखो, महाभारत में गंधार से लेकर गंधार या कंधार अफगानिस्तान से लेकर असम को भी उल्लेख किया गया है। प्रागज्योतिष में दक्षिण भारत के भी केरल राज्य को भी उल्लेख किया गया है। लगभग भारत के सभी क्षेत्रों को, पाकिस्तान अफगानिस्तान इंक्लूड करके भारत के सभी क्षेत्रों को उल्लेख मिलता है महाभारत में। अमेरिका का उल्लेख नहीं मिलता है। तो 6 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। महाभारत में अमेरिका का उल्लेख नहीं मिलता है, भारत के अन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। 7वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? जो हमारा प्रियम्बल है संविधान का, प्रस्तावना है, उसमें भारत को क्या कहा गया है? प्रियम्बल में इंडिया अर्थात भारत बोला गया है। इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया, तो इस तरह से वर्णन किया गया है, इंडिया अर्थात भारत। 5 का ग, 7वां का ग उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, प्राचीन तमिल साहित्य में भारत की सीमाओं की जानकारी कैसे दी गई है? प्राचीन तमिल साहित्य 2000 साल पहले जो तमिल की साहित्य है उसमें भारत की सीमाओं को कैसी जानकारी दी गई है? तमिल के एक राजा अरियार थे, उनकी सीमा का वर्णन किया गया है तमिल साहित्य में कि जो हमारे केप कुमारी से हिमालय तक उनकी सीमा थी। तो प्राचीन तमिल साहित्य में भारत की सीमाओं की जानकारी केप कुमारी से हिमालय तक दी गई है। तो 8 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 8 का ग। भारतीय उपमहाद्वीप शब्द किस बात को दर्शाता है? भारतीय उपमहाद्वीप शब्द किस बात को दर्शाता है? एक आधुनिक राष्ट्र, स्वतंत्र राज्यों का समूह, ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र, विदेशी सभ्यता। बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप शब्द किस बात को दर्शाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप शब्द, अभी देखो, भारत हमारा आधुनिक राष्ट्र के रूप में दर्शाता है। यदि भारत शब्द आता है तो आधुनिक राष्ट्र हो जाता है यहाँ पर उत्तर, लेकिन भारत उपमहाद्वीप शब्द है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक रूप से जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है भारत और भारत के आसपास वाला, इंक्लूडिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका, ये सारा हमारा भारतीय उपमहाद्वीप शब्द को दर्शाता है। 9 का ग उत्तर हो जाएगा, एक ऐतिहासिक व भौगोलिक क्षेत्र। 9 का ग उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत के प्राचीन नामों की विविधता किस बात को दर्शाता है? भारत के प्राचीन नामों की विविधता किस बात को दर्शाता है? भारत के अनेक नाम है, ठीक है, तो प्राचीन नामों की विविधता किस बात को दर्शाता है? कि भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत है। भारत का जो इतिहास है वो कई हजारों साल पुराना है, 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना भारत का इतिहास है। इसीलिए भारत के ऐतिहासिक बहुत सारे नाम रहे हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासता है, इसीलिए प्राचीन विविध नाम रहे हैं। 10 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, एक समृद्ध सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत को दर्शाता है भारत का विविध नाम। भारत का बहुत सारे नाम है, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंद, इंडिया, इंडोई, हिंदुस्तान, एंतु, ठीक है। तो ये हमारा भारत की समृद्ध विरासत और भौगोलिक विरासत के नाम दर्शाता है। तेरा दोस्तों, आज का हम लोग अध्याय जो 5 है उसके विषय पे 10 हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।